हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज 25 मार्च है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध करंट अफेयर्स से होता है, जो कि डेली करंट अफेयर्स होता है उससे रिलेटेड होगा। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो बेसिक जीके स्टैटिक्स है वो क्या है और जिनसे हमारे क्वेश्चंस रेगुलर पुटअप होते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगी जिसपे क्वेश्चन आंसर्स आपके होंगे। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसके साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। तो इसी के साथ ही चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। कल के वीडियो के अंत में जो प्रश्न था वो क्या था, जो जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है। बहुत से लोग बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, और उसी तरीके से बने रहें हमारे साथ और अपने रिवीजन को इसी तरीके से करते रहें। तो क्वेश्चन था कि हाल ही में बोनेली ईगल किस टाइगर रिजर्व में पहली बार देखा गया। बोनेली ईगल किस टाइगर रिजर्व में पहली बार देखा गया। तो इस पर हमने बहुत ही अच्छे से चर्चा की थी पिछले वीडियोस में कि बोनेली जो ईगल है वो पहली बार किस टाइगर रिजर्व में देखा गया। तो इसका आंसर जो बहुत से लोगों ने दिया है बिल्कुल सही दिया है, अधिकांश लोगों ने अमरावाद टाइगर रिजर्व। अमरावाद टाइगर रिजर्व बिल्कुल सही आंसर है। तो रेगुलर बने रहें वीडियो के साथ और आज देखते हैं कि क्या है हमारे लिए इस वीडियो में प्रमुख। तो प्रमुख रूप में हम देखते हैं कि लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन क्यों है अभी सुर्खियों में, क्यों बना हुआ है ये नाम, आज प्रधानमंत्री ने क्यों लिया है इसका नाम और ये क्यों क्या है, और इससे संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो किस तरीके से बनी हुई है। इसी तरीके से जानेंगे शहीदी दिवस के बारे में और कुछ इतिहास के पहलुओं को देखेंगे। इसी तरीके से पेप्सू मुजारा आंदोलन। तो आप देख रहे हैं कि लगातार 3 ऐसे टॉपिक हैं इस वीडियो में जो आपके इतिहास से जुड़ते हैं और इतिहास के बेसिक पॉइंट से जुड़ेंगे, और ये केवल किसी न किसी रूप में आपके करंट अफेयर्स में बना हुआ है, किसी न किसी रूप से ये करंट अफेयर्स में आया है और इस वजह से इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारे पुटअप होंगे वो हमारे इतिहास से पुटअप होंगे, क्योंकि टॉपिक जो है ये इतिहास से रिलेटेड करंट अफेयर्स से टॉपिक है और इससे प्रश्न बनने की पूरी संभावना बनी रहती है। इसके साथ ही देखा जाए तो स्थायी सिंधु आयोग और इसके साथ साथ सिंधु जल समझौता, ये जो 2 और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक्स होंगे इसमें, जो बहुत ज़्यादा प्रमुख टॉपिक हैं और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इस सबको जानने के लिए, इनसे संबंधित बेसिक जीके को जानने के लिए लगातार वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा पेप्सू मुजारा आंदोलन का संबंध। देखिए पहला क्वेश्चन ही है इससे कि पेप्सू मुजारा आंदोलन का संबंध किससे है। तो ऑप्शन है कृषक आंदोलन, मजदूर आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्पष्ट रूप से कृषक आंदोलन। तो पेप्सू मुजारा आंदोलन जो है वो कृषक आंदोलन से संबंधित है और ये 1949 में किशनगढ़ गांव में इस आंदोलन के दौरान जो है 19 मार्च को 4 किसानों की हत्या कर दी गई थी। और अभी वर्तमान में जो दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है, किसान लोग अपने धरने पर आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं 3 बिलों के विरोध में, तो उसी के दौरान अभी 19 मार्च को पेप्सी मुजारा आंदोलन और उन किसानों को कई स्थानों पर जो है याद किया गया। यानी कि अभी जो मौजूदा किसान आंदोलन है उस आंदोलन के दौरान जो है पेप्सू मुजारा आंदोलन की चर्चा हुई है और उस समय जो 1949 में किशनगढ़ गांव में किसान मारे गए थे उनको याद किया गया। तो पेप्सू मुजारा आंदोलन का संबंध जो है वो कृषक आंदोलन से है। और अभी ये सुर्खियों में क्यों रहा, क्योंकि अभी चल रहे मौजूदा किसान आंदोलन में इसका जिक्र किया गया। तो जान लेते हैं और महत्वपूर्ण पक्ष इसके बारे में कि यह आंदोलन जो है वर्षों तक कार्य करने के बाद भूमि पर स्वामित्व के अधिकार लेने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। किस उद्देश्य से शुरू किया गया था कि जो किसान भूमिहीन थे या मजदूर किसान या जिनकी भूमि खुद ही थी लेकिन कर्ज में डूबने की वजह से वो जमींदारों या राजाओं के पास चली गई थी भूमि, तो उस पर वर्षों तक कार्य करने के बाद वो भूमि के स्वामित्व के अधिकार को लेने के उद्देश्य से, यानी भूमि का स्वामित्व लेने के उद्देश्य से शुरू किया गया था ये मुजारा आंदोलन। और ये आंदोलन जो है 1930 के दशक में ब्रिटिश शासन के अधीन शुरू किया गया था और शुरू हुआ था। और ये जब जागीरदार पंजाब के गांवों के किसानों की फसल का हिस्सा मांग रहे थे और ये हिस्सा पटियाला के महाराजा और फिर अंग्रेजों को भी दिया जाता था। यानी जागीरदार जो किसानों से फसल में हिस्सा लेते थे, जिस पर वो कृषि करते थे किसान, और उस जबकि भूमि जो होती थी वो किसानों
की भी होकर नहीं होती थी। तो अब इस यहाँ पर जो जागीरदार होते थे वो किसानों से फसल का एक हिस्सा लेते थे और वो हिस्सा इतना बड़ा होता था कि किसान उसे वहन नहीं कर पाते थे और इसी वजह से इस आंदोलन को शुरू किया गया था। इसकी वजह एक ये भी थी कि इस फसल का जो एक हिस्सा था, बड़ा हिस्सा, वो पटियाला के राजा को जाता था और अंग्रेज़ों को भी जाता था और जागीरदार भी अपने पास एक बड़ा हिस्सा रखता था। तो इस कारणवश जो है यहाँ पर क्या हुआ कि किसानों ने जो है जागीरदारों, महाराजा और अंग्रेज़ों को के जो गुलामों की तरह ये काम कर रहे थे, इसलिए किसानों ने इस आंदोलन को शुरू किया और उसमें उन्होंने अपने जो ये राजा थे या जागीरदार थे, महाराजा थे और के अंग्रेज़ थे, इनको जो है अनाज देने से इनकार कर दिया, फसल में हिस्सा देने से इनकार कर दिया। तो उसके लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद भी अगर देखा जाए तो पटियाला रियासत के कुछ 784 गाँव को मिलाकर जो है पेप्सू प्रांत बनाया गया। कौन-सा प्रांत बनाया गया था? पेप्सू प्रांत बनाया गया था स्वतंत्रता के बाद। पटियाला रियासत के कुछ 784 गाँवों को मिलाकर पेप्सू प्रांत बनाया गया था और उसका नाम पेप्सू प्रोविंस रखा गया, पेप्सू प्रांत नाम रखा गया। इसके बाद क्या होता है कि 1948 में पटियाला के महाराजा ने क्या किया कि गाँव का 1/3 ज़मीन जो है जागीरदारों को देने का आदेश पारित कर दिया। अब इसके बाद किशनगढ़ के महाराजा के सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष हुआ और किसानों के बीच संघर्ष हुआ। किसानों ने इस चीज़ का विरोध किया, किसानों ने इस आदेश को स्वीकार नहीं किया और किसानों ने विरोध किया, जिसकी वजह से किशनगढ़ के महाराजा के साथ यहाँ पे भिड़ंत हुई और 4 किसान यहाँ पर मारे गए। उनके साथ ही कुछ सुरक्षाकर्मी और पटवारी की भी मौत हुई। तो यहाँ पर जो मुजारा शब्द है, वो भूमिहीन किसानों के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? भूमिहीन किसानों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है मुजारा शब्द और इसका प्रयोग जो है यहाँ पर किस लिए किया गया है मुजारा का? भूमिहीन किसानों के लिए। भूमिहीन किसानों के अधिकारों की सुरक्षा और उसको भूमि स्वामित्व दिलाने के लिए ये शुरू किया गया आंदोलन था उस समय, जो कि किसी भी भूमि पर काम करते थे उन्हें मुजारा कहा जाता था, यानी कि भूमिहीन किसान कहा जाता था। इसी तरीके से 1951 में जब कांग्रेस मंत्रालय स्थापित हुआ, यानी कांग्रेस की सरकार बनी, तब उसके बाद इस समस्या से निपटने के लिए कुछ उपाय सुझाने के लिए कृषि सुधार जांच समिति का गठन किया गया। कृषि इस के बाद 1952 में इस समिति के अनुशंसा के आधार पर पेप्सू टेनेंसी टेम्परेरी प्रोविजन एक्ट तैयार किया गया और इस अधिनियम ने किसानों को जो है मालिक बनाने के लिए कुछ प्रावधान प्रदान किए, यानी कि जो किसान जिस भूमि पर कृषि कर रहे थे, खेती कर रहे थे, उसका उन्हें मालिक बनाने के कुछ प्रावधान यहाँ पे प्रदान किए। किस एक्ट ने? पेप्सू टेनेंसी टेम्परेरी प्रोविजन एक्ट ने। तो इसी तरीके से देखा जाए तो पेप्सू प्रांत का अर्थ क्या है? पेप्सू प्रांत का अर्थ है पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, यानी कि पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जो है पेप्सू की फुल फॉर्म आपको पता चलेगी यहाँ पर। तो इससे ये भारत का एक राज्य था और इसे जिसमें 1948 से 1956 के बीच जो है बीच के वर्ष में 8 रियासतों को एकजुट करके बनाया गया था और पेप्सू की राजधानी पटियाला थी और इसमें हिमाचल प्रदेश के बहुत सारा क्षेत्र आता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का एक पहाड़ी जो पूरा क्षेत्र था वो कभी पंजाब राज्य के अधीन आता था और फिर उसके बाद इसको विभाजित करके हिमाचल प्रदेश को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और पंजाब राज्य को अलग। हम अगर आप रेगुलर हमारी वीडियो के साथ बने हुए हैं तो हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर या उसके जो है राज्य दिवस के अवसर पर हमने इस पूरी बात को डिस्कस किया था कि कैसे पंजाब से हिमाचल प्रदेश को अलग एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया। तो यानी कि जो पेप्सू है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसमें देखते हैं जो ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन है वो पूरा का पूरा जो है लगभग उसमें हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र भी आता था और पंजाब का जो ईस्टर्न एरिया है वो भी आता था। तो ये हम देखते हैं क्या कि जो पेप्सू है और जो आंदोलन का हमने जिक्र किया, जो कृषक आंदोलन है, कृषक आंदोलन क्या है हमारा कि मुजारा आंदोलन, पेप्सू मुजारा आंदोलन जो है कृषक आंदोलन है ये। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा और करंट अफेयर्स में जो चीज़ें रह रही हैं उनको आप नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार भारतीय सेना का विश्व में कौन सा स्थान है? तो एक अध्ययन हुआ है अभी और इस अध्ययन के अनुसार जो भारतीय सेना है इसका विश्व में कौन सा स्थान है? ये प्रथम स्थान, दूसरा या चौथा या पांचवा स्थान? तो इसका आंसर होगा
चौथा स्थान। तो भारतीय सेना का जो स्थान है अभी विश्व में, एक अध्ययन के अनुसार वो चौथे स्थान पर है। और डिटेल्स में देखें तो ये एक रक्षा वेबसाइट है, मिलिट्री डायरेक्ट एक रक्षा वेबसाइट है जिसने एक अध्ययन किया, और इस अध्ययन में पाया कि भारत जो है वो सेना की ताकत के आधार पर चौथे स्थान पर है, और पहले स्थान पर चीन की सेना जो है। और चीन की सेना को इस वेबसाइट ने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना माना है। इसके बाद दूसरे स्थान पर अमेरिका की सेना आती है, फिर इसके बाद रूस तीसरे स्थान पर आता है, और 61 अंकों के साथ भारत का जो स्थान रहा है वो फोर्थ रहा है, चौथा स्थान रहा है। और इसके बाद 58 यानी कि 58 अंकों के साथ फ्रांस की सेना आती है, और यूनाइटेड किंगडम की 43 अंकों के साथ 9वें स्थान पर जाती है। यानी कि भारत चौथे स्थान पर है, और सबसे पहले स्थान पर जो है चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका, और तीसरे स्थान पर रूस आता है, और भारत चौथे स्थान पर जो है सबसे ताकतवर सेना के साथ है। तो जो सैन्य ताकत सूचकांक है ये रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी किया जाता है, और इसके जारी करने का जो आधार होता है वो आधार होता है कि रक्षा बजट कितना है, सैन्य कर्मियों की संख्या कितनी है, कुल वायु, समुद्र या भूमि, और परमाणु संसाधन कितने हैं यानी परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है, और इसके साथ साथ कि औसत वेतनमान कितना है जो कर्मचारी हैं यहाँ पर। और इसके अलावा उपकरण का जो वजन है, जो वो भी इंस्ट्रूमेंट हम मिलिट्री में यूज़ कर रहे हैं, इनका जो एक वेट है, वेटेज है वो कितना है। ऐसे कुछ विभिन्न कारकों के आधार पर जो है ये रिपोर्ट शुरू की जाती है, ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो वहीं देखा जाए, अगर रक्षा बजट की बात की जाए तो अमेरिका सबसे ज़्यादा धन खर्च करता है अपने सैन्य सेवा पर या रक्षा पर। इसके बाद चीन का नंबर आता है दूसरे स्थान पर, और भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। तो यानी खर्च के मामले में देखें तो, बजट के मामले में देखें तो भारत का जो स्थान आता है वो तीसरा स्थान आता है, थर्ड नंबर आता है, तीसरा स्थान आता है किस आधार पर, सैन्य खर्च के आधार पर। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, कि सुर्खियों में रहा लचित बोरफुकन का संबंध है। एक और लचित बोरफुकन, जैसा कि मैंने कहा, एक महत्वपूर्ण पक्ष है, और मैंने बताया आपको शुरू में ही कि ये भी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अभी करंट अफेयर्स में क्यों बना हुआ है उसको अभी हम देखते हैं, लेकिन अभी सुर्खियों में रहा लचित बोरफुकन का संबंध क्या है, अहोम साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, मजदूर आंदोलन से, या इनमें से किसी से नहीं। तो इसका आंसर होगा अहोम साम्राज्य। अहोम साम्राज्य से संबंध है लचित बोरफुकन का। लचित बोरफुकन एक व्यक्ति रहे, लेकिन अभी समाचारों में क्यों रहा कि हमने देखा कि अभी 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के 75 सप्ताह पूर्व 12 मार्च से आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो हमें पता है कि अभी मैंने इसको करंट अफेयर्स में भी पिछली वीडियोज़ में डाला था, अगर आप रेगुलर बने हुए हैं तो। यहाँ पर हमने देखा था कि 12 मार्च को जो है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम से इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को शुरू किया था। क्योंकि 12 मार्च 1930 को हम ये भी देखते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो है नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च की भी शुरुआत की थी। तो यहाँ पर दांडी मार्च भी एक महत्वपूर्ण पक्ष बन जाता है हमारे एग्जाम में आने के लिए। तो 12 मार्च 1930 इस तिथि को रेखांकित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम से आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत जो है वो की। और ये जो दांडी मार्च है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शुरू की थी साबरमती आश्रम से। तो इन्होंने यहाँ पे आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए साबरमती आश्रम से ही इसकी शुरुआत की है। वहीं अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम को आगाज करने के दौरान जो है, उन्होंने जो इसका उद्घाटन किया, तो उस दौरान जो है पूर्वोत्तर में मुगल सेना पर विजय रथ, मुगल सेना का जो एक विजय रथ था, या मुगल सेना को अब की विजय को रोकने वाला जो एक अहोम साम्राज्य के कमांडर थे लचित बोरफुकन, उनका नाम का जिक्र उन्होंने किया इस दौरान। यानी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान उन्होंने असम राज्य में जो अहोम साम्राज्य था उसके कमांडर थे, सेनापति थे लचित बोरफुकन, उनके नाम का जिक्र इन्होंने यहाँ पर किया था। तो इस वजह से ये करंट अफेयर्स में बने हुए हैं। तो एक दृष्टि डाल लेते हैं लचित बोरफुकन पर। तो लचित बोरफुकन का जो रियल नेम था वो चाउ लसित चाउ
लसित फुकनलुंग था, चाउ लसित फुकनलुंग था। और बोरफुकन जो कहा जा रहा है, बोरफुकन एक उपाधि थी जो कि किसकी उपाधि थी, सेनापति की उपाधि थी, यानी एक सैन्य उपाधि। यानी कि अगर हम बोलें तो बोरफुकन का अर्थ क्या होता है, सेनापति होता है। तो ये 17वीं शताब्दी में एक महान और वीर योद्धा के रूप में देखे गए थे, और उनकी वीरता के कारण ही उन्हें पूर्वोत्तर भारत का वीर शिवाजी भी कहा जाता है। तो लचित बोरफुकन को ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है मुगलों के विरुद्ध उन्होंने एक युद्ध लड़ा, जो कि 1671 में युद्ध लड़ा, जिसे सराय घाट का युद्ध कहते हैं। और इससे बनने वाले प्रश्न लगातार बनते भी रहे हैं, और बड़े आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं अगर आप सही से एक एक शब्द को सुन रहे हैं। तो सराय घाट का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हुआ था, असम में, और 1671 में हुआ था। और ये निर्णायक जंग माना जाता है, क्योंकि इसमें जो शक्तिशाली मुगल सेना थी उसको लचित बोरफुकन की सेना ने कम हथियारों, कम संसाधनों पर भी के आधार पर भी जो है, सैनिकों की बेहद कमी के आधार पर भी, संसाधन भी कम थे, उसके बाद भी युद्ध कौशल के आधार पर उन्होंने ऐसा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, और मुगलों का उत्तर पूर्व में राज करने की जो महत्वाकांक्षा थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी। क्योंकि उस वक्त जो मुगल शासक था वो औरंगजेब था, और औरंगजेब पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। और इसी उद्देश्य से उसने अपने सेनापति राम सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना, मुगल सेना जो है उसने किधर भेजी, पूर्वोत्तर में, यानी कामरूप में भेजी, असम में भेजी, वर्तमान के असम में भेजी। लेकिन वहाँ पर अहोम साम्राज्य का शासन था, और उसके सेनापति थे उस समय लचित, और इन्होंने जो है कम संसाधनों और कम सैनिकों के आधार पर भी मुगल सेना पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लचित बोरफुकन को भारत के महान बेटों में से एक बताया है, और इसके साथ ही लचित बोरफुकन के पराक्रम और सराय घाट की लड़ाई में असमिया सेना की विजय का स्मरण करने के लिए संपूर्ण असम में जो है प्रतिवर्ष 24 नवंबर को लचित दिवस भी मनाया जाता है। यानी कि अगर लचित बोरफुकन के पराक्रम और सराय घाट में जो लड़ाई हुई, और उसके अलावा जो असमिया सेना थी जिसने विजय प्राप्त की, उनके विजय को याद रखने के लिए, स्मरण के लिए जो है प्रतिवर्ष असम में इनके स्मरण के लिए, इनके युद्ध के स्मरण के लिए 24 नवंबर को जो है प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, लचित दिवस मनाया जाता है। तो सराय घाट की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध इस युद्ध में लचित ने शौर्य का जो ऐसा प्रदर्शन किया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी है, NDA है, जहाँ पर हमारी भारतीय सेनाओं के जवानों को, ऑफिसर्स को, अधिकारियों को रिक्रूट किया जाता है, उनका चयन किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जो सर्वश्रेष्ठ कैडेट होता है, जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है, कैडेट या सबसे अच्छा जो वहाँ पर प्रदर्शन करने वाला अभ्यर्थी होता है, उसको जो है एक सबसे सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार दिया जाता है उसे लचित मेडल से सम्मानित किया जाता है। यानी कि NDA में जो सबसे अच्छा कैडेट है या सबसे सर्वश्रेष्ठ कैडेट है, उसको जो पुरस्कार दिया जाता है वो लचित मेडल दिया जाता है, जो कि लचित बोरफुकन के नाम पर ही है। उनकी वीरता को प्रदर्शित करने के लिए ये मेडल दिया जाता है NDA में। तो इसी के साथ ही चलते हैं दोस्तों वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथी बार कौन चुने गए। तो ऑप्शन है जेम्स रिचर्ड, मार्क रूटे, डेनियल फ्रैंको या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो देने का कोशिश जरूर कीजिएगा। और लगातार ऐसे प्रश्न बनते रहे हैं कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी देश के कौन से हैं, तो हमें इन पर ध्यान देना चाहिए थोड़ा। तो इसका आंसर होगा मार्क रूटे। मार्क रूटे जो है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार चुने गए हैं। लगातार उनका कार्यकाल ये चौथा होगा, चौथी बार वो चुने गए हैं। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार कौन चुने गए, मार्क रूटे। और नीदरलैंड के तीसरे सबसे लंबे समय तक सेवारत का प्रधानमंत्री रहेंगे। और नीदरलैंड जो है पश्चिमी यूरोप का एक देश है। इसकी राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम है, और यूरो इसकी मुद्रा है। तो इसी के साथ ही दोस्तों चलते हैं एक और वीडियो के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। जो प्रश्न है ये देखिए, इतिहास से है ये भी प्रश्न, और इसका संबंध इतिहास से होगा कि शहीदी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 21 मार्च, 23 मार्च, 22 मार्च या 24 मार्च। तो इसका आंसर होगा 22 मार्च। 22 मार्च को प्रति वर्ष शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को ब्रिटिश सरकार ने 1931 में 1931 में फांसी
दे दी थी। तो दोस्तों इसका संबंध हमारे आधुनिक भारत के इतिहास से स्पष्ट रूप से और सीधा बन रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा हर एक शब्द को और नोट डाउन करते रहिएगा। तो इन तीनों को जो है वर्ष 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सार्डर्स की हत्या के आरोप में जो है फांसी पर लटका दिया गया था। जो 1928 में उन्होंने जो अधिकारी की हत्या की थी, किसकी, जॉन सैंडर्स की हत्या की थी, तो इसी के आरोप में जो है उन्हें 1931 में फांसी पर लटका दिया गया था, क्योंकि उन्होंने जॉन सैंडर्स की जो है ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट समझकर उसकी हत्या कर दी थी। तो उनको जो हत्या करनी थी, इनका जो प्लान था, जो योजना थी, वो जेम्स स्कॉट की हत्या करने का प्लान था, जो कि पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी था, पुलिस एसपी था, उसकी हत्या करना था, क्योंकि स्कॉट ही वह व्यक्ति था जिसने लाठी चार्ज करने का आदेश दिया। जो साइमन कमीशन आया था उसके विरोध में जो भारतीयों ने आंदोलन किया था या उसके विरोध में नारे लगा रहे थे साइमन गो बैक के, तो उस समय लाठीचार्ज का जो आदेश दिया था वो किसने दिया था, जेम्स स्कॉट ने ही दिया था। और इसके कारण ही जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जो है सार्वजनिक घोषणा करने के बाद भगत सिंह ने सबसे पहले घोषणा की कि वो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लेगा। तो यहाँ पर भगत सिंह इस गोलीबारी के बाद, या कहा जाए कि इनकी हत्या करने के बाद, कई महीनों तक छिपते भी रहे और उन्होंने एक सहयोगी, उनके जो एक सहयोगी बटुकेश्वर दत्त, उनके साथ मिलकर फिर उसके बाद उन्होंने 1929 में दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में जो है 2 विस्फोट किए थे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी दी थी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी खुद दी थी। कब? 1929 में उन्होंने विधानसभा में, केंद्रीय विधानसभा में, सेंट्रल असेंबली में क्या किया था, बम विस्फोट किया था और फिर उसके बाद इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए स्वयं से ही गिरफ्तारी दे दी थी। तो इसी के साथ एक दृष्टि अगर भगत सिंह के जीवन पर डाला जाए तो 26 सितंबर 1907 में उनका जन्म हुआ था और पालन पोषण पंजाब के दोआब वाले क्षेत्र जलंधर जिले के सिंधु जाट किसान परिवार में इनका पालन पोषण हुआ। इसके बाद ये एक ऐसे समय इनका जन्म हुआ, या ये इस समय एक पीढ़ी थी, या इनकी एक ऐसी पीढ़ी थी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 2 निर्णायक चरणों में हस्तक्षेप करती थी। यानी कि पहला एक वो दल था जो लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था, जो अतिवाद यानी कि एक उग्रवाद के रूप में जाने जाते हैं, या उग्रवादी या गरम दल के रूप में जाने जाते हैं। और एक दूसरा चरण जो है अहिंसक सामूहिक कार्यवाही का गांधीवादी चरण था, जिसमें गांधी जी के विचारों और हिंसा को अपनाकर नहीं, अहिंसा के माध्यम से आज़ादी को प्राप्त करने की बात को कहा गया था। तो 2 चरण थे, 2 रास्ते थे यहाँ पर इस समय, या कहा जाए कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 2 निर्णायक चरण इस समय चल रहे थे। तो 1924 में देखा जाए तो कानपुर में सचिंद्र सान्याल के द्वारा 1 साल पहले, यानी कि 1923 में सचिन सान्याल द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है दोस्तों कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सचिंद्र सान्याल के द्वारा की गई थी। तो सचिन सान्याल के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और 1924 में यानी भगत सिंह HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य बने। और इस एसोसिएशन के मुख्य आयोजक जो थे वो चंद्रशेखर आज़ाद थे, और इस दौरान भगत सिंह जो है चंद्रशेखर आज़ाद के काफ़ी करीबी हो गए थे। इसके बाद 1926 में भगत सिंह ने और सोहन सिंह जोश के साथ संपर्क स्थापित किया और उनके साथ मिलकर इन्होंने श्रमिक और किसान पार्टी की स्थापना की, जिसने पंजाब में एक मासिक पत्रिका जारी की जिसका नाम था कीर्ति। तो भगत सिंह और सोहन सिंह जोश द्वारा, या भगत सिंह द्वारा जारी की गई जो पत्रिका थी उसका नाम क्या था? कीर्ति नामक पत्रिका थी, जो किसानों से संबंध रखती थी, यानी कि पंजाब के जो किसान थे उनसे संबंधित मुद्दों को ये छापती थी कीर्ति। तो इसी तरीके से चलें तो उन्हें वर्ष 1927 में काकोरी कांड में उनका नाम आया और पहली बार उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया 1927 में, और उन्हें विद्रोही नाम की उनका जो एक लेख था उसमें भी उनको उसके लिए भी आरोपी उनको बताया गया, क्योंकि उन्होंने उस अपने लेख में, विद्रोही नामक लेख में, बड़े पैमाने पर ब्रिटिश शासनकाल की अवहेलना की या उसकी आलोचना की थी, ब्रिटिश शासन की आलोचना की थी। तो इस कारण जो है विद्रोही नाम का जो उन्होंने लेख लिखा था उसके लिए भी उन्हें आरोपी माना गया और गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 1928 में भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA
कर दिया। और वर्ष 1930 में जब आज़ाद को गोली लगी तो उसके साथ ही HSRA भी समाप्त हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं HSRA की स्थापना जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो करते हैं वो 1928 में करते हैं, और इसके ये प्रमुख सदस्यों में से रहते हैं भगत सिंह भी, यानी कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ये मिलकर जो है HSRA की स्थापना करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना के स्थान पर जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, जिसकी स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी, वो काकोरी कांड के बाद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बहुत से जो सदस्य होते हैं काकोरी कांड में वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पकड़े जाते हैं। फिर उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की, फिरोज शाह कोटला मैदान में की, जो कि दिल्ली में था। फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसका नाम अभी बदला गया है और अटल मैदान उसका नाम रखा गया है। तो फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है इसकी स्थापना की थी, किसकी, HSRA की स्थापना की थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, शुरुआत की थी भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। तो इसके बाद ये गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर जो है 1931 में इनको फांसी दे दी जाती है। इनके साथ इनके जो दो साथी थे, सुखदेव और राजगुरु को। तो ये था हमारा आज का ये प्रश्न, जो कि इतिहास से संबंध रखता है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आता है। तो प्रश्न बनने की संभावना पूरी बनी हुई है यहाँ पर, और ये किस किस कारणवश ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रश्न बन रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि इतिहास में वर्तमान में चल रही जो घटनाएं हैं वो किस तरीके से हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स को इफ़ेक्ट करती है। तो यदि आप रेगुलर करंट अफेयर्स के साथ एक रिदम में चल रहे हैं और बेसिक्स को भी समझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो इस बात की गारंटी है कि आपका ना तो करंट अफेयर छूटने वाला है, ना ही बेसिक छूटने वाला है। या जो लोग रेगुलर एक पारंपरिक तरीके से पढ़ रहे हैं, स्मार्टनेस के तरीके से नहीं पढ़ रहे, क्योंकि अब कंपटीशन है और कंपटीशन जो है वो अब छोटे स्तर पर नहीं रह गया है, बड़े स्तर पर कंपटीशन है, और काफ़ी नॉलेजेबल लोग आप के साथ आपका कंपटीशन होता है। तो आपको ज़रूरत है कि स्मार्ट तरीके से पढ़ने की, और वो स्मार्ट तरीका GS को कवर करने का अभी वर्तमान में यही है कि आप जो करंट अफेयर्स में चीज़ें चल रही हैं उसके साथ साथ एक पैरेलल बना के चलिए बेसिक्स का, कि जो करंट अफेयर्स में मुद्दे हैं उनका एक बेसिक बैकग्राउंड क्या है उसे आप जान लीजिए, तो आपका बेसिक और करंट अफेयर्स दोनों साथ में हो जाएगा। लेकिन टाइम भी बचेगा इसमें हमारा, और कुछ लोग ऐसे काम करते हैं कि बेसिक अलग पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स अलग पढ़ते हैं, जिसकी वजह से टाइम भी ज़्यादा जाता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है। तो इन सब से बचने के लिए रेगुलर पैरेलल बने रहे करंट अफेयर्स की वीडियोस के साथ। तो इसी के साथ चलते वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा 23 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस आयोजित किया जाता है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में, किसके, विश्व विज्ञान संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के पृथ्वी का जो वातावरण है उसकी रक्षा में लगे जो लोग हैं उसकी भूमिका को उजागर करना है, यानी कि उनको सम्मानित करना है एक तरीके से इस दिवस पर। जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस है 23 मार्च को जो मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो पृथ्वी के वातावरण की रक्षा के में लगे हुए लोग हैं उनकी जो भूमिका है उसको उजागर करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। और इस वर्ष का जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस है उसका विषय क्या रखा गया है, उसका विषय है महासागर, हमारी जलवायु और मौसम। इसका विषय है इस बार किसका, विश्व मौसम विज्ञान दिवस का विषय क्या है, महासागर, हमारी जलवायु और मौसम। तो दोस्तों थीम्स आपको पता होनी चाहिए और थीम्स को आप ध्यान से समझें और लिखें, क्योंकि थीम्स को लेकर प्रश्न जो है बड़े आराम से उठ जाते हैं। इसी के साथ ही देखा जाए संयुक्त राष्ट्र के महासागर और तटीय क्षेत्रों के संसाधनों के प्रबंधन में सुधार के लिए दशक यानी कि एक पूरा 10 वर्ष यानी कि 2021 से 30 तक जो है एक मिशन की घोषणा की गई है, जिसका नाम है महासागर विज्ञान के सतत विकास। इसकी घोषणा की गई है एक दशक के लिए, कितने के लिए, एक दशक के लिए, 10 वर्षों के लिए जो की गई है। वो किस लिए कि संयुक्त राष्ट्र ने महासागर और तटीय क्षेत्रों के संसाधनों, जो महासागर हैं हमारे, जो ओशंस हैं उसके जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं उसका उपयोग, और जो तटीय क्षेत्र हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो उपस्थित रिसोर्सेज हैं उसका मैनेजमेंट कितने अच्छे तरीके से किया जा सकता है ताकि भविष्य में भी हम उसका उपयोग कर सकें। तो हम पाते हैं कि विश्व मौसम संगठन की स्थापना कब की गई थी, 1950 में 23 मार्च को ही की गई थी। 1950 में
23 मार्च को की गई थी। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन में जो अभी सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, 193, 193 सदस्यों वाला ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो विश्व मौसम संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। तो हेडक्वार्टर भी आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि स्थायी सिंधु आयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। स्थायी सिंधु आयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ऑप्शन है इस्लामाबाद, बीजिंग, नई दिल्ली, ढाका। तो दोस्तों सिंधु जल समझौता या और स्थायी सिंधु आयोग, इससे प्रश्न बना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगातार इनसे प्रश्न उठते रहते हैं। तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है स्थायी सिंधु आयोग की बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो राजनयिक संबंधों की व्यापक बहाली पर प्रकाश डालते हुए दोनों देश स्थायी सिंधु आयोग की बैठक नई दिल्ली में आयोजित करेंगे। और यह सिंधु आयोग जो है सिंधु नदी के पानी के अधिकारों को लेकर बना हुआ यह आयोग है, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। यानी कि स्थायी सिंधु आयोग जो कि 1960 की सिंधु जल समझौते के तहत स्थापित किया गया था। 1960 में कौन सा समझौता हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था, सिंधु जल समझौता हुआ था। उसके तहत जो है स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई थी। और 23 मार्च और 24 मार्च को नई दिल्ली में इसकी बैठक आयोजित की जाएगी। यह आयोग जो है द्विपक्षीय जल मुद्दों से संबंधित है। दोनों देशों में जो जल का बंटवारा है, सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसका जो एक बंटवारा है वो उससे संबंधित ये मुद्दा है। और ये बैठक के दौरान जो है इस पर चर्चा की जाती है और हर साल ये बैठक की जाती है। तो एक दृष्टि डाल लेते हैं सिंधु जल समझौते पर। तो उससे पहले देखा जाए तो सिंधु नदी तंत्र जो है वो मुख्यतः 6 नदियों, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज आती है। यानी सिंधु जो एक मेन रिवर बेसिन है और उसकी जो 5 सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। तो ये 5-6 नदियों से जो है पूरा सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम जो है वो बनता है। और ये नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को बेसिन कहते हैं। और उसमें जो मुख्य रूप से भारत और इसका जो पूरा बहाव क्षेत्र है या इसका जो एक पूरा बेसिन है वो भारत और पाकिस्तान दोनों इसमें साझा करते हैं इसके जल को। हालांकि इसका एक छोटा सा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान को भी जाता है। तो इसी तरीके से देखा जाए तो 19 सितंबर 1960 को जब ये विवाद हुआ, यानी कि आज़ादी के बाद 1947 की आज़ादी के बाद ये देखा जा रहा था कि लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु के जल को लेकर और उसकी सहायक नदियों को जल को लेकर एक विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा था। तो फिर इसके बाद विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कराची में उस सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अंतर्गत क्या किया गया कि सिंधु जल जो समझौता था उस समझौते के अंतर्गत 3 पूर्वी नदियों जिसमें रावी, सतलुज और ब्यास आती हैं, या रावी, ब्यास, सतलुज आती हैं, इनके जल पर जो है भारत को पूरा अधिकार दिया गया, जो कि पूर्वी नदियां हैं 3, रावी, ब्यास और सतलुज। इसके अलावा 3 जो पश्चिमी नदियां हैं, झेलम, चिनाब और सिंधु या सिंधु, झेलम, चिनाब, इन पर जो है इनके जल पर जो है पाकिस्तान को जो है अधिकार दिया गया। हालांकि ये नदियां जो है भारत से होकर जाती हैं। तो इस संधि के तहत जो है झेलम, चिनाब और सिंधु या सिंधु, झेलम, चिनाब की नदियों का जो पानी है उसका उपयोग भारत कर सकता है, लेकिन एक लिमिटेड तरीके से। यानी उस पर अगर डैम बनाएगा या बांध बनाएगा तो वो जो प्रोजेक्ट हो कैसा हो, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हो, यानी कि जो नदियों का पानी है वो रोके नहीं बल्कि पानी जाता रहे, चलता रहे। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो है इन 3 नदियों पर हम लगा सकते हैं, झेलम, चिनाब और सिंधु पर, जो कि पाकिस्तान को उसके जल पर पूर्ण अधिकार दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे पास जो राइट है वो किस पर है, रावी, सतलुज और ब्यास पर हमारे पास राइट है सिंधु जल समझौते के अंतर्गत। वहीं एक दृष्टि अगर डाल लिया जाए तो स्थायी सिंधु आयोग क्या है। स्थायी सिंधु आयोग सिंधु जल समझौता 1960 के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत जो है इस संधि के क्रियान्वयन हेतु एक स्थायी सिंधु आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। यानी कि हर साल
दोनों ही देशों के जो सदस्य होंगे, मेंबर्स होंगे जो कि सिंधु जल समझौता आयोग में हैं, उनको या स्थायी सिंधु आयोग में हैं, उनके मेंबर्स मिलेंगे और आपसी जो भी विचार होंगे, मतभेद होंगे सिंधु जल समझौते को लेकर, उससे बात करेंगे। जैसे कि पाकिस्तान अक्सर सिंधु नदी के जो अलग अलग ट्राइब्यूटरीज़ हैं, ख़ासतौर पर किशन गंगा जो है या जो झेलम है, इन पर यदि भारत कोई भी डैम बनाता है, जैसे चिनाब नदी है तो उस पर शाहपुर कंडी डैम बना रहा है, तो पाकिस्तान इसका लगातार विरोध करता है कि ये जो है सिंधु जल समझौते के नियमों के विरुद्ध है, जबकि भारत को ये अधिकार है कि वो इन नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट जो है बना सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही संधि के तहत जो है आयोग की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार तो आयोजित की ही जाती है स्थायी सिंधु आयोग की। और इसके साथ ही संधि के अनुसार ये भी है कि यह बैठक जो है हर साल बारी बारी से जो है एक बार पाकिस्तान में, एक बार भारत में आयोजित की जाएगी। लेकिन 2019 के बाद 2019 में हुए भारत में आत्मघाती आतंकी हमले के बाद जो है ये नई दिल्ली में ही, भारत में ही आयोजित हो रहा है लगातार, पाकिस्तान में इसका आयोजन नहीं हो रहा है। यदि आप इस चित्र में भी देखेंगे तो यहाँ आपको स्पष्ट रूप से नदियों का एक बहाव भी दिख जाएगा, जैसे कि ये रावी, ब्यास और सतलुज, इस पर ये वाली जो पूर्वी नदियाँ हैं 3, इस पर जो है किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है, जबकि इंडस, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों पर जो पूर्ण अधिकार दिया गया है वो पाकिस्तान को दिया गया है। और सिंधु जल समझौते की मध्यस्थता किसने की थी? सिंधु जल समझौते की मध्यस्थता की थी विश्व बैंक ने। तो इस प्रश्न का भी उत्तर ऐसा ही हो सकता है कि सिंधु जल समझौते की मध्यस्थता किसके द्वारा की गई थी? तो विश्व बैंक द्वारा की गई थी। तो बड़े आराम से प्रश्न किसी भी ये तरीके से बन सकते हैं। तो आपने इसको आई होप बहुत अच्छे से सुना होगा और समझने का पूरा प्रयास किया होगा। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, दिवस से कई क्वेश्चंस आ रहे हैं, पिछली वीडियो में भी कई क्वेश्चंस थे और इसमें भी कई क्वेश्चन हैं। तो जो विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी के लिए जो रोग दिवस है वो कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और ये दुनिया भर में टीबी के प्रभावों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए जो है ये मनाया जाता है। तो इसी वर्ष जो है ये क्यों मनाया जाता है? 24 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 मार्च को जो है इसी दिन 24 मार्च के दिन जो है 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच को 1882 में, कब? 1882 में, 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टीबी की बीमारी होती है, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी होती है। तो कौन सी बैक्टीरिया की वजह से होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से टीबी का रोग होता है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी बैक्टीरिया की डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 1882 में इसकी खोज की थी। वहीं अगर देखा जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह दुनिया भर में मौत के शीर्ष 10 प्रमुख कारकों में से एक है। यानी कि अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 10 ऐसे कारक बनाए हैं जो बीमारी से, हेल्थ से रिलेटेड हैं, उनमें से ये एक है ट्यूबरकुलोसिस, जिसकी वजह से विश्व भर में अधिकांश मौतें होती हैं। वहीं अगर देखा जाए तो क्षय रोग यानी कि जो टीबी का रोग है वो हवा के माध्यम से भी फैलता है और आमतौर पर ये फेफड़ों पर हमला करता है। इस तरीके से इस वर्ष का जो विषय रखा गया है, इसका क्षय रोग का जो विषय रखा गया वो क्या रखा गया? द क्लॉज इज टिंकिंग, इसका विषय रखा गया है। और भारत ने 2025 तक लक्ष्य बनाया है। कब तक लक्ष्य बनाया है? 2025 तक का लक्ष्य बनाया है। टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक का बनाया है? 2025 तक का लक्ष्य बनाया है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि भारत का कौन सा राज्य इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा बिहार। तो बिहार राज्य जो है इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, पहला भारतीय राज्य बन गया है। यह नीति जो है मक्का, गुड़, टूटे हुए चावल, सड़े हुए अनाज से सीधे इथेनॉल तैयार करने के लिए सक्षम करेगी। इथेनॉल का उपयोग जो है भविष्य में, ये एक बायोफ्यूल है और इसका जैव ईंधन है, जिसका उपयोग जो है पेट्रोल या डीजल के साथ मिक्स करके धीरे धीरे किया जाएगा। और आगे भविष्य में जो बायोफ्यूल्स हैं, बायो ईंधन
ईंधन हैं उन पर ही, जैव ईंधनों पर ही जो है निर्भरता को बढ़ाया जाने की संभावना है। यानी कि जो इथेनॉल से पेट्रोल या डीजल बनाया जाए, यानी कि एक तरीके से पेट्रोल में मिक्सअप करके इथेनॉल को बढ़ावा दिया जा रहा है धीरे धीरे। तो इथेनॉल को किस रूप में देखा जा रहा है? भविष्य में एक ईंधन के रूप में भी देखा जा रहा है। तो इसको मक्का, गुड़ या टूटे हुए चावल या सड़े हुए अनाजों से बनाया जा सकता है। इसी तरीके से भारत में राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति 2018 में पास किया गया था, बनाया गया था, और उसके अनुरूप जो है दिसंबर में केंद्र सरकार द्वारा इथेनॉल के प्रत्यक्ष उत्पादन की भी अनुमति दी गई थी। यानी कि इथेनॉल का उपयोग जो है या उत्पादन जो है कोई भी व्यक्ति कर सकता है अपने स्तर पर इन वस्तुओं का उपयोग करके। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है, कि पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन है सिंहराज, अमर सिंह, पवन सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सिंहराज। सिंहराज द्वारा पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में स्वर्ण पदक जीता गया है। और वर्तमान में 2021 में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप तालिका में भारत के पास 1 स्वर्ण पदक, 1 कांस्य पदक है। तो इस आधार पर भारत जो है इस मामले में, यानी कि भारतीय पैरा एथलीट के मान में शूटिंग वर्ल्ड कप के मामले में तीसरे स्थान पर आता है, 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक के साथ। इसी तरीके से 2021 का जो ये पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप है, ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है, यानी कि यूएई में आयोजित किया जा रहा है। और यूएई के कहाँ पे? अल एन नामक स्थान पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सहयोग से हमें इस वीडियो को 50 लाइक एटलीस्ट तो मिले ही मिले, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो वीडियो के अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? अगर पिछली वीडियो को आपने देखा होगा, ठीक से समझा होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बड़ी आसानी से दे सकते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में आंसर देने से आपका कोई समय ख़त्म नहीं हो रहा है या समय घटता नहीं है, या कहा जाए तो जो समय है कोई बर्बाद नहीं होता है, आपका बस रिवीजन होता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अनुरोध रहता है कि एक बार तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें, और इसके साथ आपको खुद ही लगेगा कि आपको कितनी चीज़ें याद रह रही हैं या कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जुड़ें लक्ष्य के साथ, ताकि आप बढ़ सकें अपने लक्ष्य की ओर कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ। और यदि आज नहीं कुछ किया तो कभी कुछ नहीं, तो अभी नहीं तो कभी नहीं के सिद्धांत पर चलते हुए हम सभी चीज़ों को आगे बढ़ाते रहेंगे ऐसे ही। और आपको भी आगे बढ़ाने के लिए हम इसी तरीके की वीडियोस लाते रहेंगे। जिस तरीके की मैथ और रीजनिंग की भी वीडियो शुरू हो चुकी हैं, तो आप लोगों की तैयारी में हेल्पफुल होगा। और बेसिक से मैथ चल रहा है, तो आप जिन लोगों ने पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं कंपटीशन से रिलेटेड, या जो लोग पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो उनके एक बार बेसिक रिवीजन और उसके साथ साथ जो एडवांस है वो भी आपको मिल रहा है, यानी कि ट्रिक मिल रहा है। और जल्द ही एडवांस मैथ की भी वीडियो आप लोगों के सामने लाई जाएगी। सर टिग्नोमेट्री है, यूपीएसआई के लिए स्पेशल है, तो उस पर भी एक वीडियो जल्द ही आपके सामने लाई जाएगी। तो बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।